हेलो, हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। पिछले वाला लेक्चर देखा ना सबने? ओके, अच्छा था, समझ में आया। बहुत सारे स्टूडेंट ने डाउट पूछा है, कुछ लोगों ने डाउट नहीं पूछा। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने डाउट पूछा नहीं, इसका मीनिंग ये है कि आपको लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा, नहीं तो आपने देखा नहीं होगा। ठीक है, बाद में मत पछताओ। जो लोग लेक्चर नहीं देख रहे हो बाद में मत पछताओ, अब बहुत पछताओगे। ठीक है, मेरी बात मानो, टाइम बहुत कम होते जा रहा है और आपने पढ़ाई नहीं स्टार्ट की, कॉलेज भी स्टार्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कॉलेज के लेक्चर्स हो रहे हैं वो भी ऑनलाइन ऐसे ही होते होंगे, अच्छी तरह से नहीं होते होंगे, मुझे पता है। लाइव अच्छी तरह से नहीं होते तो ऑनलाइन कैसे करेंगे वो, बराबर है। तो आपको बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ाई करनी है, लेकिन टाइम कम होते जा रहा है। इसलिए मेरी बात मानो, आज से अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो। ठीक है, लेक्चर्स देखो, उसका पूरा होमवर्क करो। कल मैंने होमवर्क नहीं बताया था तो मैं आज होमवर्क बताऊंगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, आगे जाते हैं। तो देखो हमने क्या पढ़ा था। तो इसके पहले हमने पढ़ा था एडजस्टमेंट। क्या पढ़ा था? एडजस्टमेंट। ओके, ठीक है। एडजस्टमेंट मतलब क्या? एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन related to items given in trial balance below trial balance। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो ट्रायल बैलेंस, इधर लिखो बिलो ट्रायल बैलेंस। ठीक है, एडजस्टमेंट मतलब क्या? एडजस्टमेंट मतलब क्या? एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो ट्रायल बैलेंस। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन बिलो ट्रायल बैलेंस के नीचे देते हैं, लेकिन रिलेटेड किसके रिलेटेड? जो आइटम्स गिवन होते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम होते हैं, देखो ट्रायल बैलेंस दो टाइप का होता है, एक स्टेट मतलब जर्नल फॉर्मेट भी होता है एज वेल एज लेजर फॉर्मेट भी होता है। तो हम क्या करेंगे अभी जर्नल फॉर्मेट में दिखा के पर्टिकुलर्स, यहाँ पे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये होती है ट्रायल बैलेंस। ओके, और ट्रायल बैलेंस कब बनाते हैं? ऑलवेज एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 31 मार्च, समझो कि 2020, समझो 2020। ट्रायल बैलेंस कब बनाते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 31 मार्च को। ट्रायल बैलेंस कैसे होता है? पर्टिकुलर्स, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे डेबिट जर्नल में क्या होता है? पर्टिकुलर्स LF मतलब लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो इसमें इस ट्रायल बैलेंस में ऑल एक्सपेंसेस के आइटम होंगे, ऑल एक्सपेंसेस। उसमें आएगा सैलरी, उसमें आएगा वेजेस, उसमें आएगा कैरेज इनवर्ड, उसमें आएगा कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, उसमें आएगा कैरेज इनवर्ड एज वेल एज आउटवर्ड। ये सब एक्सपेंसेस के आइटम आएंगे और इसका रहता है ऑलवेज डेबिट बैलेंस रहता है। तो ये कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट बैलेंस कॉलम में इसके सामने इसके अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कहाँ पे लिखेंगे? ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस होंगे, उसका डेबिट बैलेंस होगा, उसके बाद इनकम के सब आइटम होंगे। ठीक है, इनकम के सब आइटम होंगे, मतलब समझो कि कमीशन रिसीव्ड, उसके बाद सेल्स, ये सब इनकम के आइटम है। इसका क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद ऑल असेट्स होंगे ट्रायल बैलेंस में। असेट्स में क्या आता है? मशीनरी, बरोबर है। उसके बाद क्या आता है? फर्नीचर। उसके बाद क्या आता है? फर्नीचर। ये सब असेट्स है, इसका डेबिट बैलेंस होता है,
ये डेबिट बैलेंस कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद सब बिजनेस के लायबिलिटी होती है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इधर लिखते हैं। और इस ये देखो यहाँ पे समझो दोनों डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का टोटल जो है इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और दोनों का टोटल करने के बाद डेबिट बैलेंस का और क्रेडिट बैलेंस का टोटल इक्वल आना चाहिए। और इसके रिलेटेड उसके नीचे यहाँ पे ऐसे लिख के देते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। और इस सब कौन से भी आइटम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जब नीचे दी जाती है तो उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं उसको? एडजस्टमेंट बोलते हैं। किसी भी रिलेटेड समझो डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट 10% ऑन फर्नीचर, किसके रिलेटेड है? फर्नीचर के रिलेटेड डेप्रिसिएशन की एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो एडजस्टमेंट हो गई, बराबर है। कमीशन रिसीव्ड फॉर 3 मंथ्स, इसके रिलेटेड तो कहां पे होगा? नीचे। और क्या वेजेस पेड फॉर 10 मंथ्स, ये सब होगा कि, लेकिन कहां पे? आउटस्टैंडिंग वेजेस कहां पे होगा? ट्रायल बैलेंस के नीचे, तो उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। लेकिन हम आज क्या पढ़ने वाले? हम आज पढ़ने वाले हैं हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट, देखो ये सिर्फ एडजस्टमेंट है, ये हिडन एडजस्टमेंट है। हिडन एडजस्टमेंट मतलब क्या? एडिशनल इंफॉर्मेशन। हिडन एडजस्टमेंट मतलब क्या? एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इन ट्रायल बैलेंस। कहां पे? इन ट्रायल बैलेंस। किसमें? इन ट्रायल बैलेंस। इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के नीचे नहीं। किसी भी आइटम्स के रिलेटेड की इंफॉर्मेशन इधर ही देंगे ट्रायल बैलेंस में, उसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट, बराबर है। समझो कि यहां पे होगा 10 मंथ्स वेजेस। क्या होगा? 10 मंथ्स वेजेस। तो ये वेजेस जो है एक आइटम है, उस आइटम के रिलेटेड ये एडिशनल इंफॉर्मेशन इधर ही दिए ट्रायल बैलेंस के अंदर, उसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट, बराबर है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। आगे पढ़ेंगे कौन कौन से हिडन एडजस्टमेंट है, हम सब पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो हिडन एडजस्टमेंट और ये लाइन लिख के लो, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इन ट्रायल बैलेंस रिलेटेड टू आइटम्स, रिलेटेड टू आइटम्स। ओके, समझा? चलो, अगर ये भी लिख के लेना है तो पॉज करो और सब लिख के लो, लेकिन मेन हेडिंग हिडन एडजस्टमेंट की डालो। ठीक है, चलो एक एक हिडन एडजस्टमेंट हम देखते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट है, अगर एडजस्टमेंट मतलब वो हिडन रहने दो या नॉन हिडन मतलब ट्रायल बैलेंस के नीचे वाले रहने दो, दोनों का तो मतलब उसके तो दो इफेक्ट होने वाले ही होने वाले। ये हो गया अपना फर्स्ट इफेक्ट और ये हो गया सेकेंड इफेक्ट, बराबर है। ये कौन सा? फर्स्ट इफेक्ट आएगा और यहाँ ये सेकेंड इफेक्ट आएगा, और इधर एडजस्टमेंट होगी गिवन इन ट्रायल बैलेंस। एडजस्टमेंट होगी गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है। देखो ये एडजस्टमेंट समझने के लिए, हिडन एडजस्टमेंट समझने के लिए जो मैंने लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट बताई थी, उसके पहले भी बताई थी और आगे भी बताऊंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पूरे 12th के लिए, हर चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू करंट ईयर, उसको रिकॉर्ड इन करंट ईयर, मतलब करंट ईयर के रिलेटेड के जितने भी करंट ईयर के रिलेटेड के जितने भी एडजस्टमेंट होंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे करंट ईयर में। समझ में आ रहा है? मैंने लास्ट में भी बोला था एक्सपेंसेस मतलब हम कैश दे रहे, मनी दे रहे फॉर कंसिडरेशन। अगर कैश और मनी दिया होगा या नहीं होगा लेकिन रिलेटेड टू करंट ईयर होगा तो करंट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, बराबर है। उसके बाद क्या हमने इनकम, बराबर है। इनकम मतलब हमें पैसा मिलता है, अगर पैसा मिला होगा या नहीं मिला होगा लेकिन रिलेटेड टू करंट ईयर होगा तो उसको करंट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ रहा है? चलो
और रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर और रिलेटेड टू लास्ट ईयर, ये दोनों का करंट ईयर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि करंट ईयर कौन सा है। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि करंट ईयर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे लिखना चाहिए था, आपने पेज के टॉप पे लिखना चाहिए था जहाँ पे हम हिडन एडजस्टमेंट लिख रहे हैं। देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, सैलरी और रेंट पेड। देखो सैलरी और रेंट, ठीक है, इसके नीचे ये तो सैलरी और रेंट, ये क्या होगा, एक आइटम होगा, ट्रायल बैलेंस में होता है। उस आइटम के नीचे फॉर 10 मंथ्स लिखा होगा, ये होगी हिडन एडजस्टमेंट। लेकिन समझो कि ये अमाउंट अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन समझ के लो। समझो कि अमाउंट है कितना, ₹10,000। कितना रुपीज, 10,000। तो समझो कि अकाउंटिंग ईयर, इसके रिलेटेड मैं आपको समझाऊंगा, ये लिख के लेने का सब। अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो अकाउंटिंग ईयर कितने मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स का होता है। ऑलवेज कितने मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स का होता है। लेकिन एक ध्यान में रखो, जो भी ट्रायल बैलेंस में जो भी किसी भी आइटम के अमाउंट जो दी रहती है वो अगर एक्सपेंसेस होगा तो एक्चुअल पैसे दिए हैं इसके अमाउंट होगी, अगर इनकम होगा तो हमें पैसा मिला है इसके अमाउंट होगी। ठीक है, डन। आगे अकाउंटिंग ईयर कितने मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स का होता है। लेकिन स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है एंड एंड कब होता है, 31 मार्च को एंड होता है। 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को एंड होता है। मतलब 1 अप्रैल 2000 अगर 19 होगा तो एंड होगा 31 मार्च 2020। नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को एंड होगा। इसी तरह अपना 12 मंथ्स का अकाउंटिंग ईयर होता है। अगर अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ्स का होता है तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी इनकम होगी, जो भी असेट्स होंगे, जो भी लायबिलिटी होगी, ये सब कितने मंथ्स का रिकॉर्ड करेंगे, कितने मंथ्स का, 12 मंथ्स का रिकॉर्ड करना चाहिए। कॉन्सेप्ट बोलती है 12 मंथ्स का रिकॉर्ड करो। लेकिन रिकॉर्ड कितने मंथ्स का किया है, 10,000 10 मंथ्स का, मतलब अब 2 मंथ्स का रिकॉर्ड करना है। मतलब फर्स्ट इफेक्ट आएगा क्या है, सैलरी और रेंट क्या है, एक्सपेंसेस है। तो फर्स्ट इफेक्ट जाएगा, समझो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां पे, डेबिट साइड। ठीक है, कितना, कहां पे, डेबिट साइड। वेजेस हो और यहां पे दिया होगा और वेजेस भी ले लो। चलो वेजेस और सैलरी और रेंट 10,000 फॉर 10 मंथ्स। इस हिडन एडजस्टमेंट और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने ट्रेडिंग अकाउंट लिया था। ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड के भी आइटम होंगे, उसका भी इस तरह के हिडन एडजस्टमेंट होता है, इसलिए मैंने लिया था। एक्सपेंसेस मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। कितने मंथ्स का रिकॉर्ड करना चाहिए, कितने मंथ्स का, 12 मंथ्स का रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन रिकॉर्ड कितने मंथ्स का किया है, 12 मंथ्स का रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन रिकॉर्ड कितने मंथ्स का किया है, 10 मंथ्स का किया है। तो हमें रिकॉर्ड करने का है, बराबर है। ये हमने दिए है ₹10 मंथ्स के ₹10,000 हमने दिए हैं, बराबर है, और हमने उसको रिकॉर्ड भी किया है। लेकिन हमें 2 मंथ्स के रिकॉर्ड करने के हैं, मतलब हम ये पेएबल है। क्या है ये, पेएबल। और इसको ही दूसरा नाम आता है आउटस्टैंडिंग। ये क्या हो गए, आउटस्टैंडिंग। अब 2 मंथ्स का अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो 2 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग इस तरह से निकाला जाएगा। जितना अमाउंट दिया है ₹10,000, कितने मंथ्स का, 10 मंथ्स का, तो आएगा इज इक्वल टू 1,000 फॉर 1 मंथ। तो 2 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग जो भी होगा, आउटस्टैंडिंग 1,000 इंटू 2 मंथ्स इज इक्वल टू 2,000, ये आ गया अमाउंट। और हमने डेबिट साइड में कितना रिकॉर्ड किया, 10,000 10 मंथ्स का और 2 मंथ्स का रिकॉर्ड करने का है। क्यों, क्योंकि ये दिया नहीं लेकिन रिलेटेड टू करंट ईयर है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम, ऐड इनटू
रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस। और दूसरा हम ये आउट पेएबल आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये लाइबिलिटी है, तो सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। लेकिन ऐड करेंगे, बराबर है, ऐड तो करेंगे, लेकिन कितने अमाउंट, ₹2000, और लाइबिलिटी साइड में भी लिखेंगे आउटस्टैंडिंग जो भी एक्सपेंसेस होगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग जो भी होगा वो लिखेंगे 2 मंथ्स का, मतलब 2000। डन, समझ में आ रहा है? ओके, यस। अगर कुछ भी डाउट होगा तो वीडियो पॉज करो और व्हाट्सएप पे आके, नहीं तो इसे अपने एप्लीकेशन के ऊपर ग्रुप पे क्वेश्चन पूछो, आपका इसका आंसर मिलेगा। सिर्फ एक ही ध्यान में रखना है कि रिलेटेड टू करंट ईयर है, दिया नहीं है, लेकिन रिलेटेड टू करंट ईयर, तो करंट ईयर में रिकॉर्ड करने का है, इसलिए उसको ऐड किया, और हमने दिया नहीं, देने वाले हैं, इसलिए लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में सेकंड इफेक्ट जाएगा। ओके, चलो लिख के लो। ओके, चलो, हिडन एडजस्टमेंट समझ में आई? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर। समझ के लो पहले, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30th जून 2019, और अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होता है 31 मार्च 2019। अकाउंटिंग ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019। कब एंड होता है? 31 मार्च 2019। इसका मीनिंग क्या है कि अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31 मार्च 2019, तो स्टार्ट हो गया होगा 1 अप्रैल 2018। समझ में आ रहा है? 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट, 31 मार्च 2019 को एंड, बराबर है। ये इस ड्यूरिंग द ईयर का 12 मंथ्स का हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर ईयर एंडिंग, जब इंश्योरेंस, देखो जब इंश्योरेंस निकालते हैं खुद का या बिजनेस का, लेकिन किसका भी निकालते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो इंश्योरेंस पूरे एक मंथ, एक साल का होता है, बराबर है। 12 मंथ्स का होता है, इंश्योरेंस भी एक साल का होता है। तो जब इंश्योरेंस निकाला जाता है तब इंश्योरेंस ऐसा डिसाइड नहीं करके निकालते कि हम 1 अप्रैल को ही निकालेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? वो कभी भी निकल सकता है, 15 तारीख को निकल सकता है, 1 अप्रैल को भी निकल सकता है, लेकिन ऑलवेज ऐसा नहीं होता। कभी कभी 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, मार्च, कब भी निकल सकता है, तो उसका ईयर एंड होता है तो नेक्स्ट ईयर में। तो समझ में आ रहा है? समझो अगर हमने इंश्योरेंस निकाला है कब? 1 जून 2018, तो एंड कब होगा? एंड कब होगा? जून। पूरे 12 मंथ्स कब होंगे? 31 मई 2018। समझ में आ रहेगा? लेकिन अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019, बराबर है। समझो कि हमने इंश्योरेंस निकाला है 1 जुलाई 2018, तो एंड कब होगा? 30th जून 2019। समझ में आ रहा है कि इस तरह का अकाउंटिंग ईयर एंड होता है। लेकिन ये मैंने तो समझाया, लेकिन ऐसा इंश्योरेंस मतलब जो भी ईयर होता है इंश्योरेंस का वो इस तरह का हो सकता है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर, इंश्योरेंस प्रीमियम कितने हैं? पूरे 1 साल का है, उसका ईयर एंड जो होता है 30th जून को होता है, बराबर है। 30th जून 2019 मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाई थी आपको। अब भी क्या रिलेटेड टू करंट ईयर का होगा तभी उसको रिकॉर्ड करो। रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर और रिलेटेड टू लास्ट ईयर का रिकॉर्ड करना है क्या? नहीं है। लेकिन रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर का एज वेल एज रिलेटेड टू लास्ट ईयर का अगर मिला होगा
करंट ईयर में, तो हमें करंट ईयर में रिकॉर्ड करना है क्या? नहीं। इसका मीनिंग अगर मिला होगा तो उसको माइनस करो। और रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, रिलेटेड टू लास्ट ईयर का करंट ईयर में दिया होगा, लेकिन करंट ईयर में रिकॉर्ड करना है क्या? नहीं। तो क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे। तो हमने इंश्योरेंस अपना अकाउंटिंग ईयर जो है 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019 है, लेकिन जो इंश्योरेंस निकाला था कब तक का? 30 जून 2019 का। समझ में आ रहा है क्या? ओके मतलब अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होता है 31 मार्च 2019 को, लेकिन इंश्योरेंस जो निकाला है 30 जून का। मतलब करंट ईयर में पैसे दिए हैं, लेकिन नेक्स्ट अप्रैल मई जून नेक्स्ट ईयर के 3 मंथ्स, क्या बोल रहा हूँ मैं? ये 3 मंथ्स कब के होंगे? नेक्स्ट ईयर के 3 मंथ्स का करंट ईयर में दिया है, लेकिन करंट ईयर में रिकॉर्ड करना है क्या? उसको नहीं है। तो क्या करो फिर? करंट ईयर से माइनस करो। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट या क्रेडिट साइड में? डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस है। कहाँ पे जाएगा? डेबिट साइड। तो क्या करेंगे हम? लेस, कितने मंथ्स का लेस करेंगे? 3 मंथ्स का। लेस प्रोपोर्शनेट अमाउंट फॉर 3 मंथ्स। लेस प्रोपोर्शनेट अमाउंट फॉर 3 मंथ। समझ में आ रहा है? ओके यस। और देखो नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर में दिया है, इसको ही क्या बोलेंगे? उस अमाउंट को बोलेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। बराबर है? क्या बोलेंगे उसको? प्रीपेड इंश्योरेंस। और मैंने कल या उससे पहले लेक्चर में बताया था, जो भी प्रीपेड होता है वो होती है बिजनेस की करंट असेट। क्या होती है? बिजनेस की करंट असेट। तो सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। प्रोपोर्शनेट अमाउंट, रिकॉर्ड proportionate amount for 3 months। ठीक है? डन। चलो पॉज करो और लिख के लो, अगर डाउट होगा तो पूछो। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस फॉर 4 ईयर्स। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस फॉर 4 ईयर्स। ठीक है? मतलब करंट ईयर में 4 ईयर्स, मतलब देखो समझो रुपीज़ 4 ईयर्स अमाउंट लेंगे हम ₹4 लाख। बराबर है? देखो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, मतलब एक इफेक्ट तो आपको समझ में आना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन से साइड में? डेबिट साइड। ठीक है? देखो अब कॉन्सेप्ट समझ के लो, बहुत इजी है। समझो 4 साल का एक्सपेंडिचर करंट ईयर में दिया 4 लाख रुपीज। समझो 1 2 3 4। ठीक है? ये है अपना करंट ईयर। ये हो गए पूरे के पूरे, जो भी है ये है अपने नेक्स्ट ईयर्स। बराबर है? ये कौन सा है? करंट ईयर। मतलब ये जो 4 लाख का 4 लाख रुपीज एक्सपेंडिचर करंट ईयर में दिया है। क्या बोल रहा हूँ मैं? करंट ईयर में दिया है। तो हर साल कितना आएगा? 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। मतलब करंट ईयर में नेक्स्ट 3 ईयर का भी एक्सपेंडिचर दिया है, लेकिन अपनी कॉन्सेप्ट क्या बोलती है कि रिलेटेड टू करंट ईयर का ही रिकॉर्ड करो। इसमें रिलेटेड टू करंट ईयर कितना आएगा? 1 लाख रुपीज करंट ईयर का रिकॉर्ड करो, और रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर का रिकॉर्ड मत करो। मतलब करंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड ओनली करंट ईयर expenses, that is
₹1,00,000। समझ में आ रहा है? ओके। और नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर में दिया है, मतलब ये हो गए प्रीपेड, और प्रीपेड बिजनेस की होती है करंट असेट, बराबर है। ये है रिलेटेड टू करंट ईयर। करंट असेट कितने हो गए रुपीज, टोटल पूरे साल के मिला के 3 लाख रुपीज, और करंट ईयर का कितना है रुपीज 1 लाख रुपीज। और बैलेंस कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम, बैलेंस शीट असेट साइड। कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम, बैलेंस शीट असेट साइड, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट बोल के ₹3 लाख रुपीज। ठीक है, कितना अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, 3 लाख रुपीज, जो भी प्रीपेड है वो अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ओके। चलो पॉज करो और लिख के लो, अगर डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड, नीचे दिया है फॉर 11 मंथ्स। समझो कि अमाउंट लेंगे हम यहां पे ₹11 लाख। ठीक है, ओके। देखो बहुत इजी है, रेंट रिसीव्ड मतलब मिला, मतलब इनकम। एक तो इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम मतलब कौन सी साइड बोलो, चलो क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, डन। तो अपना जो अकाउंटिंग ईयर होता है, मेरे साथ बोलो चलो, अकाउंटिंग ईयर जो होता है कितने मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स का होता है, बराबर है, डन। 12 मंथ्स का होता है, तो इस अकाउंटिंग ईयर में 12 मंथ्स में जितने भी इनकम होंगे पूरे के पूरे कितने मंथ्स के रिकॉर्ड करने चाहिए, 12 मंथ्स के। लेकिन रिकॉर्ड कितने मंथ्स के किए हैं, 11 मंथ्स के। मतलब रिकॉर्ड कितने मंथ्स के किए हैं, 11 मंथ्स के। और रिकॉर्ड करने वाले हैं, मतलब देखो ये जो 11 मंथ्स का इनकम रिकॉर्ड किया है ऑलरेडी रिसीव्ड है, लेकिन रिकॉर्ड करना चाहिए 12 मंथ्स का, मतलब 1 मंथ्स का है रिसीवेबल, वो भी हमें क्या करना चाहिए उस इनकम में ऐड। लेकिन कितने मंथ्स का रिसीवेबल, कितने मंथ्स का, 1 मंथ्स का। ओके, कितने मंथ का, 1 महीने का हम रिकॉर्ड करेंगे। 11 मंथ्स का 11,000, तो 1 मंथ्स का आएगा 1,000, बराबर है। तो क्या करेंगे, ऐड इनटू रेस्पेक्टिव इनकम ऑफ फॉर 1 मंथ्स। कितने मंथ्स का रिकॉर्ड करेंगे, 1 मंथ का रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे रिस्पेक्टिव इनकम क्यों लिखा, यहाँ पे कौन सी भी इनकम आ सकती है, कमीशन रिसीव्ड फॉर 11 मंथ्स, कौन सी भी इनकम आ सकती है, इसलिए मैंने रिस्पेक्टिव लिखा है। और रिसीवेबल होगा, और रिसीवेबल है मतलब ये रिसीवेबल बिजनेस की करंट असेट है। जैसे पेएबल करंट लायबिलिटी, वैसे रिसीवेबल करंट असेट। तो उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट, कहाँ पे जाएगा, असेट मतलब असेट साइड। ओके, लेकिन कितने अमाउंट लिखोगे, 1000। यहाँ पे भी कितने अमाउंट लिखोगे तुम, क्रेडिट साइड रुपीस कितने अमाउंट लिखोगे, 1000। समझ में आ रहा है? ठीक है, 11,000 नहीं, लेकिन उसको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में ऐड करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो पॉज करो, लिख के लो, अगर कुछ डाउट आता है तो पूछो। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो पूछो। कौन सी भी कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट लास्ट वाले कौन से भी लेक्चर की कॉन्सेप्ट अगर आपको आती है, कौन सी भी, तो पूछो। ये चैप्टर आकर आपका एकदम क्लियर हो गया, बेस्ट हो गया, तो कौन से भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आपको लिख के देता हूँ। चलो नेक्स्ट, 10% लोन, 10% लोन, उसके नीचे दिया है
borrowed on 1st January 2018, ओके। और उसके नीचे दिया है अकाउंटिंग ईयर एंड ऑन 31st March 2018। अकाउंटिंग ईयर एंडेड ऑन 31st March 2018, ओके। बोरोड मतलब क्या, हमने लो 10%, ये 10% क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है, क्या है वो, इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट है। हमने लोन लिया है 10% वाले इंटरेस्ट रेट का, लेकिन बोरोड मतलब हमने लोन लिया है, बैंक से लिया है, समझ में आ रहा है। अगर लोन बैंक से लिया है तो हम उसको रिटर्न देने वाले हैं, तो ये क्या हो गया अपनी लायबिलिटी। एक तो इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, समझ में आ रहा है, लायबिलिटी साइड, ओके। और एक बताना है कि इसके रिलेटेड के फर्स्ट और सेकंड इफेक्ट टेक्स्ट बुक में गलत है। क्या है, टेक्स्ट बुक में गलत है, टेक्स्ट बुक में क्या है, गलत है, टेक्स्ट बुक में गलत है, ओके। कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे, देखो 10% बैंक लोन, अगर हमने लोन दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट हम देंगे, बराबर है। इंटरेस्ट अमाउंट, अगर हम इंटरेस्ट अमाउंट पेड करेंगे, बराबर है, समझ में आ रहा है क्या, इंटरेस्ट अमाउंट पेड करेंगे तो ये जो हम पेड करते हैं वो क्या होता है, बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है, समझ में आ रहा है, डन। तो अगर एक्सपेंसेस है तो कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सर यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में क्यों नहीं, क्योंकि रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिया है, लेकिन ये ऑफिशियल एक्सपेंडिचर है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। लेकिन अमाउंट कितनी, लोन कब लिया है, लोन लिया है 1 जनवरी को, कब लिया है, 1 जनवरी 2018 को। और अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च 2018, मतलब कितने मंथ्स हो गए, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का, ठीक है, कितने मंथ्स का, एड सॉरी डेबिट साइड, रिकॉर्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डेबिट साइड 3 मंथ्स इंटरेस्ट, कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। और समझ में आ रहा है। और लायबिलिटी साइड में क्या करेंगे, बैंक लोन में ऐड करेंगे, ऐड इनटू बैंक लोन, ऐड इनटू बैंक लोन। सर हम सेपरेट लिख सकते हैं क्या, सेपरेट भी लिख सकते हैं, लेकिन लॉजिकल ये होगा कि बैंक लोन में ऐड करो। बैंक को हम लोन जब रिटर्न देंगे तो सिर्फ लोन देंगे क्या, नहीं, लोन के साथ साथ इंटरेस्ट अमाउंट भी देंगे, इसलिए उसको ऐड करके लिखो। सेपरेट भी लिखोगे तो आंसर गलत नहीं आएगा, करेक्ट आएगा 101%, ठीक है। अब हम इस सिचुएशन में इंटरेस्ट दे रहे हैं, समझ में आ रहा है, ओके, इंटरेस्ट दे रहे। अब नेक्स्ट हिडन एडजस्टमेंट है 16% इन्वेस्टमेंट। कौन सी है, 16% इन्वेस्टमेंट। इसके नीचे दिया है परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018, ओके। उसके बाद अकाउंटिंग ईयर एंड डेट ऑन 31 मार्च 2019, समझ में आ रहा है, ओके। हमने देखो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेट है। मैंने इसका मीनिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट कौन सी भी हो सकती है, शेयर्स में हो सकती है, बॉन्ड्स में हो सकती है, या तो एफडी भी हो सकती है। समझो कि हमने बैंक में एफडी की है, उसका इंटरेस्ट रेट है 6, नहीं इतना नहीं होता, लेकिन समझो बोल रहा हूँ मैं, कौन सी भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इन्वेस्टमेंट की है, परचेस किया है, मतलब परचेस किया मतलब हमने उस डेट को 1 अक्टूबर को इन्वेस्टमेंट की है। अगर 1 अक्टूबर को इन्वेस्टमेंट की है तो उससे आगे अकाउंटिंग ईयर जब तक खत्म नहीं होता टू 31 मार्च 2019, उतने ही पीरियड का करंट ईयर में मिलेगा, क्योंकि ये रिलेटेड टू करंट ईयर है। कितने मंथ्स का होगा, 6 मंथ्स का, बराबर है। इस टाइम पे हमने लोन लिया था, इंटरेस्ट दे रहे तो होता है एक्सपेंसेस, अब हमने इन्वेस्टमेंट की है तो इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट रिसीव होगा, वो हो गई बिजनेस की
इनकम, लेकिन कितने मंथ्स की? ओनली 6 मंथ्स की करंट ईयर में, बराबर है। तो अगर इनकम है तो कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बराबर है। ये तो इनकम है। और सेकंड क्या होगा? ये इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? बिजनेस की असेट होती है, तो सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड, बराबर है। लेकिन क्या करेंगे? ऐड इनटू इन्वेस्टमेंट। ओके, समझ में आ रहा है? क्यों ऐड करना है एसेट साइड में? क्यों? जब हमें इन्वेस्टमेंट की अमाउंट मिलेगी उसके साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा, इसलिए उसमें ऐड करो। ठीक है, समझ में आ रहा है? पॉज करो, लिख के लो। नेक्स्ट है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बराबर है। इधर ध्यान दो, ये 10% इंटरेस्ट रेट है और ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है ये बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है। क्या है? बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है। अगर इन्वेस्टमेंट, किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर इंटरेस्ट मिलता है तो वो रहती है बिजनेस की, क्या रहती है? वो इनकम रहती है। समझ में आ रहा है क्या? और क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। तो फर्स्ट इफेक्ट कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, और दूसरा अगर ये इन्वेस्टमेंट है तो बैलेंस शीट असेट साइड। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड। क्या करेंगे? जो भी इंटरेस्ट मिला होगा 10% से वो ऐड करेंगे। ऐड इनटू किस में ऐड करेंगे? गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सर हमें ये तो समझा, फर्स्ट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट सब समझा हमें, लेकिन ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स मतलब क्या? बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ये एसपी के चैप्टर में, एसपी जो सब्जेक्ट है उसमें है। ये शेयर जो रहते हैं, बॉन्ड्स जो शेयर जो रहते हैं, डिबेंचर्स जो रहते हैं, उसी तरह से गवर्नमेंट्स के बॉन्ड रहते हैं। ये जो इसके रिलेटेड ये बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, या मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे, वहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, सिर्फ अभी के लिए ये समझ के लो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट है तो बैलेंस शीट असेट साइड, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है तो होती है इनकम, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। सेम टू सेम इस तरह से कॉन्सेप्ट है। इतने आपके हिडन एडजस्टमेंट है। और ध्यान में रखो, बोर्ड का कौन सा भी क्वेश्चन निकालो इस चैप्टर का, उस क्वेश्चन में, उस हर एक क्वेश्चन में एक तो हिडन एडजस्टमेंट होती ही होती है। क्या बोल रहा हूं मैं? होती ही होती है। चलो अब भी नीचे लिख के लो, इसके नीचे आईएमपी एडजस्टमेंट जो हर क्वेश्चन में आते ही आते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? हर क्वेश्चन में आते ही आते हैं। फर्स्ट लिखो क्लोजिंग स्टॉक, आता ही आता है। 101%, 110%, 1000% आते ही आते हैं एडजस्टमेंट। ओके, फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक की। दूसरा डेप्रिसिएशन की, कौन सी? डेप्रिसिएशन की। ओके, थर्ड आउटस्टैंडिंग ऑब्लिक प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, ये 3 एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में होते ही होते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग ऑब्लिक मत करो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उसके नीचे प्रीपेड लिखो। ठीक है, इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट होते ही होते हैं 101%। और ये जो हिडन एडजस्टमेंट है इसमें से कौन सी भी एक 101% होती ही होती है। मतलब क्लोजिंग स्टॉक का आधा आधा मार्क, एक इफेक्ट को आधा मार्क है, बराबर है। एक इफेक्ट को आधा मार्क, 1 मार्क पक्का हो गया, कंफर्म हो गया। डेप्रिसिएशन का 1 मार्क कंफर्म हो गया। इसकी डेप्रिसिएशन में कैलकुलेशन होता है, इसलिए इस एडजस्टमेंट को कभी कभी 2 मार्क्स भी होते हैं। समझो कि 2 मार्क्स हो गए, 3 मार्क्स। और प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, कभी प्रीपेड का होता है कभी आउटस्टैंडिंग का होता है, तो इसका 1 मार्क, मतलब 4 मार्क्स आज के दिन फिक्स। लिख के लो, फिक्स। ओके, डन। तो चलो हम क्या करने वाले, कल प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेने वाले हैं। कल से हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, कल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। और जो भी मैं कल क्वेश्चन लेने वाला हूँ
उसका जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको सुबह 10 बजे तक मिलेगा। वो क्वेश्चन जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है उसने क्वेश्चन लिखना है, समझ में आ रहा है? वो क्वेश्चन लिखने का, और उसके बाद जब अपना लेक्चर चालू होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर चालू होगा, तो क्वेश्चन सामने रखने का, लेक्चर देखने का और उसका आंसर समझ के लेने का बराबर अच्छी तरह से। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।